हेलो एवरीवन और आप सबका स्वागत है बायोलॉजी लेक्चर सीरीज में। और आज हम हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो दिस लेक्चर इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। तो जो हमारे प्रीवियस लेक्चर थे उसमें आपने ये जो चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, कि वाई रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस क्यों कर रहा है। ठीक है, सिंस इट इज एन एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस, रिप्रोडक्शन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर। फिर भी ऑर्गेनिज्म जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो रिप्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं। क्लियर। जो बाकी के प्रोसेस हैं जैसे कि न्यूट्रिशन है, ठीक है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, ये सारे जो प्रोसेस होते हैं these are vital for the survival of the organism. Okay, these are also important for the growth and development of the organism. ठीक है, पर रिप्रोडक्शन जो है एक तो इट इज एनर्जी रिक्वायरिंग। क्लियर। तो व्हाई रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसका आंसर था फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द स्पीशीज। किसी भी स्पीशीज की मेंटेनेंस के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्पीशीज अपना नंबर इंक्रीज करती है बाय रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो प्रकार की हो सकती है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, रिप्रोडक्शन के लिए डीएनए की सिंथेसिस यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन बहुत जरूरी होता है, या इसको बोलते हैं डीएनए कॉपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। फिर हमने पढ़ा था ये जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता। जो डॉटर सेल्स बनते हैं फ्रॉम द पेरेंट सेल, कभी कभार वो एग्जैक्ट कॉपीज नहीं होते, उसमें कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो उसमें जो डॉटर सेल्स बनते हैं दे आर सिमिलर टू दी, यू कैन से दे आर जेनेटिकली सिमिलर टू दी पेरेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी डॉटर सेल्स बनते हैं, ठीक है, दे आर नॉट एग्जैक्टली सिमिलर टू दी पेरेंट। क्लियर, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसमें बाय पेरेंटल कंडीशन होती है, तो दो गैमीट्स बनते हैं, वो दोनों गैमीट्स आपस में फ्यूज करते हैं जिससे बनता है जाइगोट। तो जाइगोट में हाफ ऑफ द क्रोमोसोम आ रहे हैं फादर से, हाफ ऑफ द क्रोमोसोम आ रहे हैं मदर से। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन होती है जिसमें मियोसिस इन्वॉल्व होता है। तो गैमीट्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, और मियोसिस में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर होती है। सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ वेरिएशन इन दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, तो वहां पे जो भी डॉटर सेल्स बनते हैं दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट, क्योंकि यहां पे सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, यूनिपेरेंटल कंडीशन होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान वेरिएशन कैसे आते हैं, ठीक है, तो ये वेरिएशन एक तो म्यूटेशन की वजह से आ सकते हैं। तो म्यूटेशन में क्या होता है, देयर कैन बी चेंजेस इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। क्लियर। जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, तभी हम डीएनए को बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ओके, तो एक तो रीजन होगा म्यूटेशन कैन लीड टू द वेरिएशन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर दूसरा रीजन क्या होगा, एरर्स ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन में एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है डीएनए पॉलीमरेज। ये जो एंजाइम होता है ये न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता है। क्लियर। तो इनिशियली हमें पता है डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, वो डीएनए अनकॉइल करता है, अनवाइंड होता है, ठीक है, और वो सिंगल स्ट्रैंडेड बन जाता है। पहले डबल स्ट्रैंडेड होता है डीएनए, फिर वो अनवाइंड करता है, फिर वो सिंगल स्ट्रैंडेड बन जाता है। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रेप्लिकेशन टू स्टार्ट। फिर क्या होता है, ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गया उसके अगेंस्ट या उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री जो उसके बेस होते हैं, बेसिस ऐड होते हैं। सो बेसिस आर एडेड बाय डीएनए पॉलीमरेज, या न्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड बाय द डीएनए पॉलीमरेज व्हिच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द ओरिजिनल
सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसकी वजह से दो नए डीएनए स्ट्रैंड्स बनते हैं और दो होते हैं पेरेंटल। क्लियर? सो डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज कभी कभार क्या होता है, एक रॉन्ग बेस ऐड कर देता है। क्लियर? तो अ रॉन्ग बेस इज इनकॉर्पोरेटेड इन द डीएनए ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन। So this is also a source of variation. Clear? तो हमने क्या पढ़ा था? Do organism create exact copy of themselves? तो yes, in asexual reproduction they create exact copy of themselves. Okay, but sometimes there can be variation which can arise due to mutation or due to error during the replication. Clear? तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज के लेक्चर में हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, टिश्यू कल्चर और स्पोर फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो तीनों मेथड्स होते हैं, दे आर द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, ये हम देख लेते हैं। ओके, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले तो होता है यूनिपेरेंटल, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। क्लियर? और इसमें जो भी डॉटर सेल्स बनते हैं, जो भी प्रोजेनी बनती है, दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट, और यू कैन से दे आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट। ठीक है, तभी हम इनको क्लोन्स भी कह सकते हैं। सो बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लोन्स आर प्रोड्यूस्ड। क्लियर? ठीक है, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, टिश्यू कल्चर, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। स्पोर फॉर्मेशन भी, ठीक है, जैसे कि कुछ फंगस में स्पोर्स बनते हैं जिससे वो आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या होता है, इसमें a new plant is produced from the parts of the plant such as root, stem and leaves. Okay, so there are many plants in which parts like the root, stem and leaves develop into new plants under appropriate condition. तो यहां पे एक entire new plant जो है, that is developed from the parts of the plant such as root, stem and leaves. क्लियर? अगर हम रूट, स्टेम और लीफ हैं, जो कि प्लांट के जो पार्ट्स हैं, क्लियर, इसको अगर हम अप्रोप्रिएट कंडीशंस में रखें, देन वी कैन डेवलप अ न्यू प्लांट फ्रॉम दीज पार्ट ऑफ द प्लांट। क्लियर? नाउ अनलाइक इन मोस्ट एनिमल्स, प्लांट्स कैन इंडीड यूज सच अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो एनिमल्स में आपने देखा है, एनिमल्स में, ठीक है, ये प्रोसेस ज्यादातर नहीं देखा जाता। क्लियर? तो ये एक प्रकार का रीजनरेशन हो गया। क्लियर? कुछ ही ऐसे एनिमल्स हैं जो कि कंप्लीट रीजनरेशन शो करते हैं। क्लियर? जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक एनिमल होता है एक्सोलॉट, क्लियर, जिसका साइंटिफिक नेम होता है एम्बिस्टोमा मैक्सिकैनम। तो ये जो एनिमल होता है, दिस शोज कंप्लीट रीजनरेशन। क्लियर? सो ये जो ऑर्गेनिज्म है, दैट हैज रिमार्केबल एबिलिटी टू रीजनरेट एंटायर लिम्स। ये लिम्ब रीजनरेशन कर सकता है, ठीक है, इंक्लूडिंग बोन्स, मसल्स, नर्व्स, ओके, एंड स्किन। क्लियर? Additionally, they can also regenerate complex tissues such as spinal cord, heart, and some parts of the brain also. Clear? तो usually animals में asexual ये जो regeneration capacity नहीं होती, पर कुछ ऐसे animals हैं जैसे कि मैंने आपको बताया एक्सोलॉट है, that shows complete regeneration. एक और organism होता है प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया also shows regeneration. It also have regeneration capacity.
अगर ह्यूमंस के बारे में बात करें तो लिवर कैन रीजनरेट. ह्यूमन में एक ही ऐसा ऑर्गन है दैट कैन रीजनरेट, विच इज लिवर. क्लियर? तो यहां पे लिखा है अनलाइक मोस्ट एनिमल्स. तो ज्यादातर एनिमल्स में, ठीक है, रीजनरेशन नहीं होता, पर कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिसका मैंने आपको उदाहरण दिया. सो अनलाइक इन मोस्ट एनिमल्स, प्लांट कैन इंडीड यूज सच अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्लियर? अब आगे चलते हैं. नाउ दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन is used in methods such as layering or grafting to grow many plants like sugarcane, roses, grapes for agriculture purposes. Clear? अब जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ये दो प्रकार से की जा सकती है. पहला मेथड तो है आपका लेयरिंग और दूसरा है ग्राफ्टिंग. तो ये लेयरिंग क्या होता है और ग्राफ्टिंग क्या होता है इसको समझ लेते हैं. तो लेयरिंग में क्या होता है, it is a type of plant propagation, it is a type of vegetative propagation technique, जिसमें क्या होता है, यहां पे आप कोई भी ब्रांच या कोई भी स्टेम है उससे आप रूट इनिशिएट कराते हैं. ठीक है? सो द स्टेम और अ ब्रांच is encouraged to develop the roots while the stem or the branch is still attached to the parent plant. ठीक है? तो क्या होता है इसमें, हम रूट इनिशिएशन करवा सकते हैं फ्रॉम द ब्रांच ऑफ द प्लांट या फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट. क्लियर? ओके. व्हाइल दैट ब्रांच और स्टेम इज स्टिल अटैच्ड टू द पेरेंट प्लांट. क्लियर? और जैसे ही वो स्टेम या ब्रांच में आप रूट ऑब्जर्व करेंगे, जैसे ही रूट इनिशिएशन होती है, देन दैट स्टेम और ब्रांच कैन बी कट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड देन ग्रोन इंडिपेंडेंटली. जब रूट इनिशिएशन हो जाती है तब आप क्या कर सकते हैं, उस स्टेम को या उस ब्रांच को आप कट कर सकते हैं फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड देन यू कैन ग्रो इट इंडिविजुअली, इंडिपेंडेंटली. आप उसको सॉइल में आप उसकी रूटिंग कर सकते हैं बिकॉज रूट्स हैव डेवलप्ड. क्लियर? आप सॉइल से जो रूट्स हैं वो मिनरल्स और वाटर ऑब्जॉर्ब कर सकते हैं. क्लियर? एंड देन द प्लांट कैन ग्रो. So this method is known as layering method. दूसरा होता है ग्राफ्टिंग. ठीक है? अब ये ग्राफ्टिंग मेथड क्या होता है? So grafting method involves the joining of the two plant parts. So it is also a type of vegetative propagation. It is also a type of asexual reproduction, जिसमें आप प्लांट के दो पार्ट्स को ज्वाइन कर देते हैं. ठीक है? या आप ये कह सकते हैं दो डिफरेंट प्लांट के पार्ट्स को आप ज्वाइन करते हैं. तो जो ऊपर का पार्ट होता है उसको बोलते हैं आप सायन, और जो लोअर पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्टॉक. ठीक है? तो एक पार्ट होता है सायन, दूसरा पार्ट होता है स्टॉक. तो सायन क्या होता है, मैंने आपको बताया अपर पार्ट होता है, यानी कि दिस इज द स्टेम ऑफ वन प्लांट. क्लियर? तो सायन क्या होता है, इट इज द स्टेम ऑफ वन प्लांट. और स्टॉक क्या होता है, स्टॉक इज द पार्ट ऑफ द अनदर प्लांट विच हैज रूट्स. क्लियर? तो सायन और स्टॉक को आपस में ज्वाइन कर देते हैं. ठीक है? सो दैट दे ग्रो एज वन. क्लियर? ठीक है? क्लियर? तो इसको बोलते हैं हम ग्राफ्टिंग. सो बोथ ऑफ दीज मेथड्स आर यूज्ड इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन. क्लियर? And these are also used to combine the desirable traits from different plants. Clear? अब आपको लेयरिंग और ग्राफ्टिंग समझ में आ गया. लेयरिंग में क्या होता है, आप कोई भी स्टेम या ब्रांच में रूट इनिशिएट करा सकते हैं while the branch or the stem is still attached to the parent plant. और जैसे ही रूट इनिशिएशन होती है तब आप कट कर देते हैं उस ब्रांच को या उस स्टेम को, और फिर आप उसको इंडिपेंडेंटली ग्रो कर सकते हैं. ग्राफ्टिंग में क्या हो गया, ठीक है, यहां पे आप दो प्लांट्स के पार्ट्स को ज्वाइन कर देते हैं. एक पार्ट को कहते हैं सायन, विच इज द स्टेम ऑफ वन प्लांट विच इज अटैच्ड टू द स्टॉक विच इज द पार्ट ऑफ द अनदर प्लांट.
which has roots on it, which bear roots on it. Clear? And both of these are joined together such that they grow as one. Clear? तो आगे चलते हैं. Now, plant raised by vegetative propagation can bear flowers and fruits earlier than those produced from the seeds. So this is very important point. Clear? तो आपने देखा यहाँ पे vegetative propagation में क्या हो रहा है? A new plant is being developed from the parts of the plant. तो यूजुअली क्या होता है, सीड जर्मिनेट करते हैं, ठीक है, देन दे फॉर्म सीडलिंग, और फिर सीडलिंग से एंटायर प्लांट बनता है, ठीक है. एंड देन व्हेन दी मैच्योरिटी या व्हेन द प्लांट अटेन द रिप्रोडक्टिव फेज, देन यू कैन सी दी फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर्स एंड द फ्रूट्स. ठीक है. पर यहां पे क्या हो रहा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, किसी भी प्लांट के पार्ट से आप एक नया प्लांट बना सकते हैं. सो वी आर बाईपासिंग दी सीड्स, सीड जर्मिनेशन को आप बाईपास कर रहे हैं. देयर इज नो यूज ऑफ सीड्स हियर. क्लियर? सो दैट्स व्हाई जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो भी प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं, दे कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड बाय द सीड्स. क्योंकि ऑलरेडी ये जो प्लांट के पार्ट्स हैं, रूट, स्टेम और लीव्स जो हैं, ठीक है, ये जो प्लांट्स हैं ये ऑलरेडी डेवलप्ड हैं. क्लियर? ये ऑलरेडी इसमें थोड़ी डेवलपमेंट हो चुकी है. तो क्या होता है, प्लांट जो है दैट कैन अटेन मैच्योरिटी अर्लियर. क्लियर? अगर मैच्योरिटी अर्लियर हो जाती है तो क्या होगा, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी अर्लियर होगी. अगर सीड से आप ग्रो करेंगे तो क्या होता है, तो सीड जो होते हैं इनिशियल ग्रोथ बहुत स्लो होती है. ठीक है, सीड जर्मिनेट करेंगे, फिर सीडलिंग बनेगा, फिर एंटायर प्लांट बनेगा, फिर प्लांट मैच्योरिटी अटेन करेगा, एंड देन फ्रूट्स एंड फ्लावर्स विल बी डेवलप्ड. Yeah, that's why plant raised by vegetative propagation can bear flowers and fruit earlier, because they are being produced from already developed parts such as root, stem and leaves. आगे चलते हैं. Now such method also make possible the propagation of plants such as banana, orange, rose and jasmine that have lost the capacity to produce these seeds. तो vegetative propagation उन प्लांट्स को मेंटेन करने में, उन प्लांट्स को ग्रो करने में मदद करता है, ठीक है, विच हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस दी सीड्स. तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें सीड प्रोडक्शन अब नहीं हो पाती. क्लियर? जैसे कि बनाना, ऑरेंज, रोज और जैस्मिन है, दे हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस दी सीड्स. तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमने क्या देखा था, द न्यू प्लांट्स दे डेवलप फ्रॉम the parts of the plant, and here we are bypassing the seeds. यहां पे seeds की जरूरत नहीं है. Clear? तो ये जो मेथड है vegetative propagation, this can be used for the development of the plants, for the growth of the plant, or for the multiplication of the plants that have lost the capacity to produce the seeds. Clear? Another advantage of vegetative propagation is that all plants produced are genetically similar enough to the parent plant to have all its characteristic. ठीक है, तो ये एक और एडवांटेज है वेजिटेटिव प्रोपगेशन की. तो क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और हमने क्या पढ़ा था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी प्रोजेनी बनती है दैट आर जेनेटिकली सिमिलर टू दी पेरेंट. तो यहां पे भी क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, एक ही प्लांट इन्वॉल्व है. क्लियर? तो जो भी यहां पे प्रोजेनी बनती है, जो भी यहां पे प्लांट्स बनेंगे, दे विल बी जेनेटिकली सिमिलर टू दी पेरेंट. तो इसका फायदा क्या होता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस? ठीक है, तो जो भी ट्रेट्स होंगे पेरेंट में, all those traits can be seen in the next generation also. यानी कि प्रोजेनी है, ठीक है, उसमें भी ये सारे ट्रेट्स ऑब्जर्व होंगे. तो ये जो होता है ये हाइब्रिड प्रोडक्शन में भी यूज होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन. तो हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिड प्लांट हमने बनाया, ठीक है, उस हाइब्रिड में ऑल द
डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक आर प्रेजेंट, जैसे कि हाई यील्डिंग होगा वो, ठीक है, उसकी हाई विगर होगी, इट कैन टॉलरेट द इन्वायरमेंट स्ट्रेसेस। क्लियर? अब क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर करवाते हैं अगर हम, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नेक्स्ट जनरेशन में दीज ट्रेट कैन बी लॉस्ट ड्यू टू सेग्रीगेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो भी नेक्स्ट जनरेशन होगी या जो भी प्रोजेनी होगी उसमें ऑल दी डिजायर्ड कैरेक्टर्स विल बी मेंटेन्ड। क्लियर? सो ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ये हाइब्रिड प्रोडक्शन में भी मदद करता है। इट इज वेरी हेल्पफुल इन जनरेशन और मेंटेनिंग दी हाइब्रिड लाइंस। क्लियर? तो अब ये लिख सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन can be used for maintaining the desired characteristic in the progeny, or you can also write the vegetative propagation is used for maintaining the hybrid lines which have all the desired characteristic, because usually the characteristic they can be lost in the next generation during the sexual reproduction. Clear? तो ये भी इसका एक एडवांटेज है, मेंटेनिंग ऑफ द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक इन दी प्रोजेनी। क्लियर? अब हम एक एक्टिविटी करते हैं, तो ये एक्टिविटी क्या है, आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक अ पोटैटो एंड यू हैव टू ऑब्जर्व इट्स सरफेस। नाउ आपको क्या देखना है, कैन नॉचेस कैन बी सीन। क्लियर? क्या आप कुछ नॉच देख सकते हैं पोटैटो की स्किन में? आपको पोटैटो को लेना है, उसको सरफेस को आपको ऑब्जर्व करना है, तो क्या वहां आप नॉचेस या बर्ड्स आप कुछ देख सकते हैं वहां पे? क्लियर? फिर आपको क्या करना है, यू हैव टू कट द पोटैटो इनटू स्मॉल पीसेस सच दैट सम पीसेस कंटेन अ नॉच और द बर्ड एंड सम डू नॉट। फिर आपको क्या करना है, आप पोटैटो को स्मॉल पीसेस में कट करेंगे, तो कुछ जो पीसेस होंगे वो आप ऐसे कट कीजिए कि उसमें वो नॉच या बर्ड हो, और कुछ पीसीज आप ऐसे काटेंगे जिसमें नॉच या बर्ड एब्सेंट है। क्लियर? फिर क्या करना है आपको, इन पीसीज को आप, ठीक है, कॉटन, वेट कॉटन के ऊपर रख देंगे। क्लियर? आप कॉटन लेंगे एक ट्रे में, उस कॉटन को आप थोड़ा वेट कर देंगे वाटर से, फिर आप क्या करेंगे, पोटैटो पीसीज को उस कॉटन पे रख देंगे, वेट कॉटन पे, एंड यू हैव टू मेक श्योर जो वो कॉटन है वो मॉइस्चर रहे, वो वेट रहे। क्लियर? ठीक है? अब क्या करना है आपको, नोट वेयर द पीसेस विद द बर्ड्स आर प्लेस्ड। आप कुछ लेबलिंग कर लीजिए कैसे भी आपको, ठीक है, ये इंश्योर करना है कि जो पीसेस हैं बर्ड्स के विद द बर्ड्स वो आपने कहाँ रखे हैं, और जो पीसेस हैं विदाउट द बर्ड्स या नॉचेस वो आपने कहाँ पर रखे हैं। सो यू हैव टू नोट वेयर द पीसेस विद द बर्ड्स, ओके, एंड विदाउट द बर्ड्स दे आर प्लेस्ड। Now observe changes taking place in these potato pieces over the next few days. फिर आप उनको ऐसे पोटैटो पीसेस को आप कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है, मेक श्योर दैट द कॉटन इज केप्ट मॉइस्चर्ड। फिर 3-4 दिन बाद आप देखिए, ठीक है, कि विच आर द पोटैटो पीसेस दैट गिव राइज टू द फ्रेश ग्रीन शूट्स एंड द रूट्स। तो कुछ पीसेस होंगे जो कि शूट्स और रूट्स उसमें से अराइज हो रही होंगी, और कुछ ऐसे पीसेस होंगे जिसमें से कोई भी ग्रोथ आप नहीं देख सकते। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्लियर? तो सबसे पहले अगर आप पोटैटो की सरफेस को देखेंगे तो उसमें आपको कुछ नॉचेस या बर्ड्स दिखेंगे। क्लियर? तो ये जो नॉचेस या बर्ड्स होते हैं इसको बोलते हैं हम आई, ठीक है, इसको बोलते हैं हम आई, EYE। क्लियर? अब ये जो आई होते हैं इसमें कुछ ऐसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं which can give rise to the entire plant. Clear? जो पोटैटो होता है इट इज अ मॉडिफाइड स्टेम। स्टेम में क्या होते हैं, नोड्स और इंटरनोड। क्लियर? तो ये जो आई होते हैं इसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, which can give rise to shoots or the roots. So these meristematic cells, they are undifferentiated cells which has the capacity to divide and redivide. तो ये undifferentiated cells होते हैं जो कि
ठीक है, विच हैव द एबिलिटी टू डिवाइड एंड रीडिवाइड एंड दे कैन गिव राइज टू एनी ओके वेरियस प्लांट टिश्यूज। तो ये शूट्स भी बना सकते हैं, ये रूट्स भी बना सकते हैं। क्लियर? पर वो जो पीसीज हैं जहां पे ये जो बर्ड्स प्रेजेंट नहीं है, ये नॉचेस प्रेजेंट नहीं है, उस रीजन में कोई भी ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथ सिर्फ उन्हीं पीसीज में होगी, या शूट्स और रूट्स उन्हीं पीसीज में आप देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें ये नॉच या बर्ड प्रेजेंट होगा। क्लियर? तो ये एक एक्टिविटी है जो आप कर सकते हैं। क्लियर? तो ये भी क्या आपको बता रहा है, तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्लियर? यहां पे सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। क्लियर? और एक प्लांट के पार्ट से आप नया प्लांट बना सकते हैं। क्लियर? सिमिलरली आप देख सकते हैं ये ब्रायोफिलम का लीफ है। तो ब्रायोफिलम का लीफ अगर आप देखेंगे तो उसके मार्जिन्स पे कुछ बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। अब दीज बर्ड्स कैन गिव राइज टू द एंटायर प्लांट। तो आप देख सकते हैं ये बर्ड्स हैं विच आर प्रेजेंट ऑन द लीफ मार्जिन। अब क्या होता है, ये जो बर्ड्स हैं ये लीफ से डिटैच हो जाती हैं, ये सॉइल पर गिर जाती हैं। ठीक है, फिर ये जनरेट करती है एंड दे कैन गिव राइज टू द एंटायर प्लांट। Yes, so they will develop the shoots and they will develop the roots. तो आप देख सकते हैं ये roots हैं। ठीक है, क्लियर? तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ asexual reproduction। ठीक है, या इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ लीफ ऑफ ब्रायोफिलम। ठीक है, ब्रायोफिलम विद बर्ड्स। तो जो मैंने आपको इमेज दिखाई थी, दैट वाज लीफ ऑफ ब्रायोफिलम विद द बर्ड्स विच आर प्रेजेंट on the margin, in the margin, at the margins. Similarly, birds produce in the notches along the leaf margins of the bryophyllum fall on the soil and develop into the new plant. जैसे ही हमने पोटैटो में देखा था, पोटैटो में जो नॉचेस थे, ठीक है, जिसको हम बर्ड्स भी बोल सकते हैं, जिसको हम आई भी बोलते हैं, उस नॉचेस से एंड पूरा एक नया प्लांट डेवलप हो सकता है। सिमिलरली ब्रायोफिलम के जो बर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो कि मार्जिन, लीफ के मार्जिन पे प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, दे फॉल ऑन द सॉइल एंड दे डेवलप इनटू द न्यू प्लांट्स। सो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपगेशन वेयर द न्यू प्लांट इज बीइंग डेवलप्ड फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट। क्लियर? एंड नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इन्वॉल्व्ड हियर। Two parents are not involved here. Gamete formation is not involved here, and no meiosis is involved. Clear? तो आगे चलते हैं। एक और एक्टिविटी आप कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग द मनी प्लांट। सो यू हैव टू सिलेक्ट अ मनी प्लांट एंड यू हैव टू कट सम पीसेस सच दैट दे कंटेन एटलीस्ट वन लीफ। तो आपको मनी प्लांट के कुछ वो पीसीज में काटना है। क्लियर? सच दैट दे कंटेन एटलीस्ट वन लीफ। क्लियर? तो और कुछ आपको पीसेस ऐसे काटने हैं, ठीक है, विच कंटेन पोर्शंस बिटवीन द टू लीव्स। तो कुछ ऐसे पीसेस होंगे जिसमें, ठीक है, एटलीस्ट एक लीफ प्रेजेंट होगा, और कुछ ऐसे पीसेस आप काटेंगे जिसमें क्या होगा, द पोर्शन बिटवीन द टू लीव्स इज प्रेजेंट। ये दो प्रकार के आपने पीसेस काटे। उसके बाद क्या करना है आपको, डिप वन एंड ऑफ ऑल द पीसेस इनटू द वाटर एंड ऑब्जर्व ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। ये सारे पीसेस जो हैं आपने काटे, उसके वन एंड को आप पानी में उसको डिप कर देंगे कुछ दिनों के लिए, और फिर कुछ दिनों बाद आप ग्रोथ ऑब्जर्व करेंगे कि उन पीसेस में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। नाउ यू हैव टू ऑब्जर्व विच वन ग्रोस एंड गिव राइज टू फ्रेश लीव्स। तो कौन से ऐसे पीसेस हैं जिनमें ग्रोथ हो रही है एंड दे आर गिविंग राइज टू दी फ्रेश लीव्स, और आप इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो इसमें से क्या आप ऑब्जर्व करेंगे, तो वो जो लीव्स थी, वो जो पीसेस थे जिसमें एटलीस्ट वन लीफ प्रेजेंट था, वो जो लीव्स हैं दैट विल शो द ग्रोथ, और उन्हीं पीसेस में फ्रेश लीव्स भी बनेंगे। अब वो क्यों बनेंगे, क्योंकि इसमें उसमें से पहले ही एक लीफ प्रेजेंट था। अब लीव्स जो होते हैं उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है।
क्लियर? ये क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करते हैं एंड दे कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। क्लियर? तो लीव्स आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो लीव्स अगर प्रेजेंट हैं तो फोटोसिंथेसिस कर हो सकती है, और फोटोसिंथेसिस से, ठीक है, फूड बनता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनते हैं। ठीक है, क्लियर? इफ फूड इज अवेलेबल देन दैट फूड कैन बी यूज फॉर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। तो वो जो पीसेस जिसमें एटलीस्ट वन लीफ प्रेजेंट थी, दैट कैन फोटोसिंथेसाइज एंड इट कैन प्रोड्यूस द फूड विच कैन बी यूज फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो वो जो पीस है उसमें यू कैन ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ फ्रेश लीव्स ऑल्सो। क्लियर? उसके अलावा वो जो पीसेस थे जिसमें लीव्स प्रेजेंट नहीं थे, उन लीव्स में क्या होगा, आप ग्रोथ नहीं देखेंगे। क्लियर? तो क्या हो सकता है, जो पीसेस थे जिसमें लीव्स प्रेजेंट नहीं है, क्लियर, दे मे और दे मे नॉट ग्रो। ठीक है, अगर उन लीव्स में अगर नोड प्रेजेंट होगा देन द रूट्स कैन इनिशिएट। अगर उन पीसीज में नोड्स प्रेजेंट नहीं है देन दे विल नॉट ग्रो। क्लियर? तो बेसिकली आप इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, तो वो जो लीव्स, वो जो पीसीज होंगे जिसमें लीव प्रेजेंट हैं, दे विल ग्रो एंड दे विल गिव राइज टू फ्रेश लीव्स बिकॉज दे कैन फोटोसिंथेसाइज। और वो जो पीसीज हैं जिसमें लीव्स प्रेजेंट नहीं है, ओके, उसमें ग्रोथ ज्यादातर ऑब्जर्व नहीं होगी। क्लियर? अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम टिश्यू कल्चर के बारे में। तो टिश्यू कल्चर क्या होता है, तो टिश्यू कल्चर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंडर ही आता है। क्लियर? या आप बोल सकते हैं ये भी एक प्रकार का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। ठीक है, तो टिश्यू कल्चर में क्या होता है, इन टिश्यू कल्चर न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यूज और सेपरेटिंग द सेल फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट। ओके, क्लियर? तो टिश्यू कल्चर में क्या होता है, न्यू प्लांट कैन बी ग्रोन या न्यू प्लांट कैन बी डेवलप्ड, ओके, फ्रॉम द सेल्स विच आर टेकन फ्रॉम द टिप ऑफ द प्लांट। तो यहां से हम टिश्यूज कहां से ले रहे हैं, फ्रॉम द टिप ऑफ द प्लांट, फ्रॉम द एपेक्स ऑफ द प्लांट। तो ये जो प्लांट की टिप्स होती हैं, जो प्लांट के एपेक्स है, वहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अभी जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, मैंने आपको बताया, they are undifferentiated cells and they have the capacity to divide and redivide and they can give rise to various plant tissues। ठीक है, तभी मेरिस्टेमेटिक सेल्स का यहाँ पे यूज होता है इन टिश्यू कल्चर। क्लियर? तो पहले हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या पढ़ रहे थे, न्यू प्लांट इज बीइंग डेवलप्ड फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज रूट, स्टेम और लीव्स। पर टिश्यू कल्चर में क्या हो रहा है, प्लांट्स आर ग्रोन from the tissues which are taken from the growing tip of the plant। growing tip, ये जो टिप रीजन्स होते हैं प्लांट के, जो एपिकल रीजन्स हैं, ठीक है, वहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं और इनमें एक एबिलिटी होती है टू डिवाइड एंड रीडिवाइड एंड दे कैन गिव राइज टू वेरियस प्लांट टिश्यूज। क्लियर? तो क्या करते हैं, ये इन टिश्यूज को लेते हैं, उसको एक न्यूट्रिएंट मीडियम में लगते हैं। अब ये जो न्यूट्रिएंट मीडियम होता है, इट इज आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडिया, और इसमें विटामिन होते हैं, ठीक है, इसमें मिनरल्स होते हैं, इसमें एक जेलिंग एजेंट होता है जैसे कि अगार हो गया, और वाटर होता है। तो वाटर इज यूज एज ए सॉल्वेंट। तो सब कुछ जो विटामिन मिनरल्स हैं, ठीक है, हॉर्मोन्स भी होते हैं इसमें, ये जो सारे होते हैं दैट आर डिजॉल्व्ड इन दी वाटर। इसके अलावा मैंने आपको बताया एक जेलिंग एजेंट भी होता है, इसको बोलते हैं अगार। तो न्यूट्रिएंट मीडियम के क्या क्या कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है, वाटर जो कि एक सॉल्वेंट है, उसके अलावा विटामिन हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। फिर आपके ग्रोथ हार्मोन्स हो गए जैसे ऑक्सिन्स हो गए, साइटोकाइनिन्स हो गए, और जेलिंग एजेंट जैसे कि अगार। ओके, क्लियर? नाउ
These cells, which are taken from the growing tip of the plant, they are placed in an artificial medium where they divide rapidly to form small group of the cells or the callus. तो ये सेल्स को हम जो हमने ग्रोइंग टिप से लिए उसको हम एक आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम पे रख देते हैं. अब ये क्या करते हैं, ये सेल रैपिडली डिवाइड करते हैं, ठीक है, और ये एक ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल बना लेते हैं जिसको बोलते हैं कैलस. सो कैलस इज द ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स. क्लियर? अब क्या कैलस बन गया. अब कैलस में हम या तो रूट इनिशिएशन करा सकते हैं या शूट इनिशिएशन करा सकते हैं. क्लियर? तो हमारे न्यूट्रिएंट मीडियम में हार्मोन्स भी प्रेजेंट थे, तो अगर हमें रूट इनिशिएशन करानी है तो क्या करते हैं, रूट इनिशिएशन के लिए दी अमाउंट ऑफ ऑक्सिन शुड बी हायर एज कंपेयर टू साइटोकाइनिन. तो रूट और जो शूट इनिशिएशन होती है दैट डिपेंड्स ऑन दी ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशियो. क्लियर? अगर ऑक्सिन की कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू साइटोकाइनिन तो रूट इनिशिएशन होगा. इफ अगर साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सिन तो शूट इनिशिएशन होगा. या सिंपल टर्म में आप ये बोल सकते हैं ऑक्सिन की अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रूट इनिशिएशन होगा, साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो आप बोल सकते हैं शूट इनिशिएशन होगा. ठीक है, क्लियर? सो कैलस से फिर हम, ठीक है, कैलस को हम हार्मोन्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, एंड वी विल मेक इट टू डिफरेंशिएट. ठीक है, उसकी हम डिफरेंशिएशन करवाएंगे फिर विच विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ शूट्स एंड द रूट्स. Now the callus is transferred to another medium containing hormones for growth and the differentiation. Here फिर अब callus, ठीक है, उसको हम एक दूसरे मीडियम पे ट्रांसफर करते हैं जिसमें हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, और हॉर्मोन से क्या होगा, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन. जब डिफरेंशिएशन होगा देन दी शूट्स एंड दी रूट्स विल बी फॉर्म्ड. डिफरेंशिएशन के बाद क्या होता है, जो सेल्स हैं नाउ दे स्टार्ट परफॉर्मिंग some specific functions. So these hormones, these are required for the growth as well as the differentiation. Clear? Simple आप बोल सकते हैं auxins for root initiation, cytokinin for shoot initiation. The plantlets are then transferred, are then placed in the soil so that they can grow into mature plants. Clear? तो plantlets हैं, फिर क्या करते हैं, इन प्लांटलेट्स को आप सॉइल में ट्रांसफर कर देते हैं सो दैट दे कैन ग्रो इनटू द मैच्योर प्लांट्स. क्लियर? ठीक है. नाउ यूजिंग टिश्यू कल्चर मेनी प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम वन पेरेंट इन अ डिजीज फ्री कंडीशन. तो टिश्यू कल्चर से आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे प्लांट्स आप ग्रो कर सकते हैं फ्रॉम अ सिंगल प्लांट. क्लियर? या वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी आप एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट, मल्टीपल प्लांट्स कैन बी ग्रोन, ओके, फ्रॉम अ सिंगल प्लांट. तो टिश्यू कल्चर में क्या हो रहा है, अगेन मेनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन पेरेंट इन डिजीज फ्री कंडीशंस. ओके, और ये जो प्लांट है दैट विल बी जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट. सो ऑल द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक आर मेंटेन्ड इन द new plant, in the progeny. Okay, all the characteristics are maintained in the next generation also. Clear? अब यहां पे लिखा है disease free conditions. तो जो भी प्लांट यहां पे डेवलप होंगे, जो भी प्लांट यहां पे बनेंगे that will be disease free. अब ये disease free क्यों होते हैं, क्योंकि टिश्यू कल्चर में आप स्टेराइल कंडीशंस मेंटेन करते हैं. तो जो भी आपने टिश्यूज लिए फॉर टिश्यू कल्चर, ठीक है, आपने टिश्यूज कहां से लेते हैं, फ्रॉम दी टिप्स ऑफ द प्लांट. तो पहले तो आप जो भी प्लांट मटेरियल होता है उसको स्टेरलाइज करते हैं यूजिंग केमिकल्स. ठीक है, स्टेरलाइजेशन से क्या होता है, ऑल दी फंगल, बैक्टीरियल, जो भी सारे ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर स्टेरलाइज्ड यूजिंग दी केमिकल्स. क्लियर? उसके अलावा जो टिप से हम जो लेते हैं, टिप से ही क्यों लेते हैं टिश्यूज इसमें, क्योंकि टिप्स में इंफेक्शन के चांसेस बहुत ही कम होते हैं. ठीक है, क्लियर? इसके अलावा स्टेराइल कंडीशंस मेंटेन होती है.
during performing this tissue culture procedure. Clear? That's why many plants can be grown from one parent in disease-free conditions. Clear? Now, this technique is commonly used for the ornamental plants. Clear? Ornamental plants को grow करने के लिए ये टेक्निक यूज होती है. अब आगे चलते हैं. अब हम बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन की. तो स्पोर फॉर्मेशन भी एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. So this is a figure showing you the spore formation in rhizopus. So rhizopus एक फंगस है. क्लियर? आपने ब्रेड पे भी देखा होगा, ब्रेड पे कुछ मोल्ड प्रेजेंट होता है. ठीक है? तो वहां पे जो फंगस होती है उसका नाम होता है राइजोपस. तो फंगस का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है? फंगस जो होता है उसकी जो बॉडी होती है दैट इज नोन एज द माइसीलियम. और माइसीलियम इट इज द कलेक्शन ऑफ द हाइफे. क्लियर? तो फंगस जो होती है, ठीक है, उसमें हाइफे प्रेजेंट होते हैं और हाइफे की कलेक्शन को क्या बोलते हैं हम? माइसीलियम. अब एक मेथड होता है ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फंगस दैट इज ओके बाय द स्पोर फॉर्मेशन. ये जो स्पोर्स होते हैं, ठीक है, दिस कैन गिव राइज टू द एंटायर न्यू ऑर्गेनिज्म. तो एक जो राइजोपस है उसमें स्पोर्स बनते हैं. क्लियर? तो आप देख सकते हैं ये स्पोर्स हैं एंड दीज स्पोर्स दीज आर प्रोड्यूस्ड इन दी स्पोरेंजिया. क्लियर? तो ये स्पोरेंजिया हैं. ठीक है? दीज स्पोरेंजिया आर बोर्न ऑन दी स्पोरेंजियोफोर. तो स्पोरेंजियोफोर एक स्टॉक है आपका. क्लियर? स्पोरेंजियोफोर पे ये आपके स्पोरेंजिया हैं और स्पोरेंजिया इज अ स्ट्रक्चर विच सिंथेसाइज एंड देन दे रिलीज दी स्पोर्स. तो आप देख सकते हैं दिस इज शोइंग यू दी रिलीज ऑफ दी स्पोर्स. अब आप देख सकते हैं दी स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज. लार्ज क्वांटिटीज में स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं. क्लियर? और ये स्पोर्स होते हैं काफी लाइट वेट होते हैं, तो ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं. तो इसका बेनिफिट क्या है? तो पहले तो मल्टीपल स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. इसकी वजह से क्या हो सकता है? ठीक है, देयर इज रैपिड यू कैन से फॉर्मेशन ऑफ द फंगस. क्योंकि बहुत सारे स्पोर्स बन रहे हैं तो बहुत सारी प्रोजेनी बनेगी. तो ये एक एडवांटेज है बिकॉज मल्टीपल नंबर ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, हेंस इट इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर ऑफरिंग्स. क्लियर? तो ये एक एडवांटेज है स्पोर फॉर्मेशन का. बहुत सारे ऑफरिंग्स बन सकते हैं इससे. ठीक है? So this can lead to substantial increase in the number of that fungus and it can also lead to the survival of the species also. ठीक है? Survival of the population. ठीक है? फिर ये जो spores होते हैं they can sustain very harsh conditions. क्लियर? जो भी अनफेवरेबल अगर कंडीशंस हैं तो उसमें क्या होता है, ये ग्रो नहीं करते, ये डोरमेंट स्टेज में रहते हैं. जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तब ये जर्मिनेट कर जाते हैं. क्लियर? सो दे कैन सस्टेन वेरी हार्श कंडीशंस आल्सो. सो दिस इज आल्सो अ सर्वाइवल स्ट्रेटजी. क्लियर? उसके अलावा ये बहुत लाइट वेट होते हैं तो ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं. ठीक है? सो दे कैन ऑक्यूपाई वेरियस हैबिटेट्स आल्सो. क्लियर? एंड दिस रिड्यूसेस द कंपटीशन आल्सो, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रेवल करते हैं. ठीक है? सो दे कैन यूज द रिसोर्सेस प्रेजेंट इन वेरियस हैबिटेट्स. So these are the advantage of the spore formation, which is a kind of asexual reproduction. जैसे कि you can see spore formation in the rhizopus. Clear? इसके advantage हमने देख लिए. ठीक है? Spores, okay, multiple spores are produced, which ensures multiple offerings. फिर these spores can sustain harsh conditions. Clear? ठीक है? So this ensures the survival of the species also. Clear? इसके अलावा ठीक है, ये होते हैं asexual spores, यानी कि जो भी यहाँ पे ऑफरिंग्स बनेंगे, ठीक है, that will be genetically similar to the parent. Clear?
ठीक है, क्लियर। तो स्पोर्स मैंने आपको बताया ये कहाँ बनते हैं, दे आर फॉर्म्ड विद इन दी स्पोरेंजिया ऑफ स्पोरेंजिया, ठीक है। देन दे लिबरेट दी स्पोर्स एंड these sporangia they are born on the sporangiospores, sporangiophore, clear। आगे चलते हैं। now even in many simple multicellular organisms specific reproductive parts can be identified, ठीक है। तो कुछ ऐसे सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जहां पे आप कुछ विशेष स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्लियर। जैसे हम फंगस का एग्जांपल लेते हैं, द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट डेवलप ऑन द ब्रेड, ओके, जो आपने एक्टिविटी 7.2 में देखा था, ठीक है। सो दीज आर दी हाइफे ऑफ द ब्रेड मोल्ड राइजोपस। तो राइजोपस जो होता है, ठीक है, इसको हम ब्रेड मोल्ड भी कह सकते हैं, क्लियर। तो राइजोपस की एक स्पीशीज होती है जो दैट कैन ग्रो ऑन दी ब्रेड ऑल्सो, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। तो कभी कभार आपने ब्रेड पर देखा होगा कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपने ऑब्जर्व किए होंगे, तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दीज आर दी हाइफे ऑफ दिस राइजोपस विच इज नोन एज द ब्रेड मोल्ड। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं होते, क्लियर। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इसमें क्या होते हैं राइजोपस में या फंगस में अगर हम बात करें। ऑन द अदर हैंड द टाइनी ब्लॉब ऑन स्टिक स्ट्रक्चर्स आर इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ब्लॉब ऑन स्टिक। तो ब्लॉब का मतलब क्या होता है, ब्लॉब होता है कोई भी आपका शेपलेस कोई स्ट्रक्चर हो, क्लियर। किसी भी स्ट्रक्चर, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसकी कोई भी शेप ना हो, इरेगुलर शेप हो उसकी, ठीक है। तो ये जो ब्लॉब होता है दिस इज प्रेजेंट ऑन अ स्टिक। ये ब्लॉब आपका क्या है यहाँ पे, दिस ब्लॉब इज द स्पोरेंजिया विच सिंथेसाइज एंड हेल्प्स इन द रिलीजिंग ऑफ द स्पोर ऑल्सो। तो ये प्रेजेंट होते हैं ऑन अ स्टिक विच इज नोन एज द स्पोरेंजियोफोर। So these blobs are sporangia which contain the cells or the spores that can eventually develop into new rhizopus individual. So these spores can give rise to the new organism. ठीक है, the spores will give rise to new rhizopus individuals. Clear? Now the spores are covered by thick walls that protect them until they come in contact with another moist surface and then can begin to grow. तो मैंने आपको बताया था these spores they can sustain the harsh conditions because they are covered by thick walls. So these thick walls help them to sustain the harsh condition, they help them to tolerate the harsh conditions. Clear? So this is also a survival strategy. तो क्या होता है, these spores they can protect themselves because of these thick walls and whenever they land on the moist surface, यानी कि जैसे ही उन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलती है then they can begin to grow and then they form the new individual. ओके, वैसे ही एक और उदाहरण है स्पोर्स का, कोनिडिया। कोनिडिया आर ऑल्सो एसेक्सुअल स्पोर्स। So these conidia, these are born on the conidiophores. जैसे sporangia are born on sporangiophore, conidia they are born on conidiophore. ठीक है? And conidia can also give rise to the new individuals. तो आपको स्पोर फॉर्मेशन समझ में आ गया, स्पोर फॉर्मेशन के बेनिफिट समझ में आ गए, ठीक है। तो मल्टीपल स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, मल्टीपल स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से यू कैन सी मल्टीपल ऑफरिंग्स, क्लियर। उसके अलावा जो स्पोर्स हैं दे कैन सस्टेन हार्श कंडीशंस बिकॉज दे आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स। जैसे ही उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है जैसे कि मॉइस्ट सरफेस देन दे कैन ग्रो, ठीक है। उसके अलावा स्पोर्स होते हैं काफी लाइट वेट होते हैं, सो दे कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड बिकॉज ऑफ दिस दे कैन अवॉइड द कॉम्पिटिशन एंड दे कैन ऑल्सो ऑक्यूपाई वेरियस हैबिटेट्स, क्लियर। दैट्स व्हाई जो फंगस भी होते हैं दे आर कॉस्मोपॉलिटन, दे कैन ग्रो एनीवेयर, क्लियर। तो ये जो तीनों मेथड हमने पढ़े, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, टिश्यू कल्चर और स्पोर फॉर्मेशन, दीज कम अंडर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
ठीक है ना। ऑल द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन दैट वी हैव डिस्कस्ड सो फार अलाउ न्यू जनरेशंस टू बी क्रिएटेड फ्रॉम अ सिंगल इंडिविजुअल। तो हमने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ये डिस्कस किया था। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है दैट इन्वॉल्व्स ओनली अ सिंगल पेरेंट, अ सिंगल इंडिविजुअल। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अब यूनिपेरेंटल। यूनि मतलब वन, तो यूनिपेरेंटल कंडीशन इज सीन इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? तो इसकी वजह से क्या होता है, all the progeny, all the offerings that are produced that are genetically identical to the parent, तो इनको हम क्लोन्स भी कह सकते हैं। तो क्लोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे कोई भी गैमीट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे दो पेरेंट्स भी इन्वॉल्व नहीं है। क्लियर? यहाँ पे मियोसिस भी नहीं हो रहा। तो मियोसिस कब होता है? ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन। और मियोसिस के दौरान जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, ठीक है, there can be lot of variation because of recombination and crossing over and because of fusion of the gametes। जब दो gametes फ्यूज करते हैं तो जाइगोट में, ठीक है, जो हाफ जेनेटिक मटेरियल पेरेंट फादर से आ रहा है, हाफ जेनेटिक मटेरियल आ रहा है मदर से। ठीक है, तो दिस ऑल्सो लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन इन दी ऑफरिंग्स। क्लियर? तो ये जो सारे मेथड्स हैं इनको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड्स। सो दीज आर द मेथड्स that come under the asexual reproduction. Okay, this is clear. So this is the end of this session. I hope you enjoyed this session. ठीक है, ये सेशन आपको बहुत ही नॉलेजेबल लगा होगा। क्लियर? तो इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।